हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं शीत युद्ध के क्वेश्चन। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध का अर्थ और उसके उदय के कारण। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम शीत युद्ध का अर्थ देखेंगे। शीत शीत युद्ध का अर्थ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद केवल दो राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ बचे थे, जो कि सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से अभी प्रभावशाली बने हुए थे। परिणाम यह हुआ, इन पूरे विश्व युद्ध का नेतृत्व इन दो राष्ट्रों के हाथों में चला गया। रूस कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थक और अमेरिका लोकतंत्र अर्थव्यवस्था का पोषक बन गया। परंतु 1949 में रूस ने जब तक परमाणु परीक्षण नहीं किया था, तब तक नाभिक की शक्ति पर सिर्फ अमेरिका का ही अधिकार था। दोनों महाशक्तियों की विचारधारा का मतभेद ने एक ऐसी स्थिति को जन्म दिया जो कि शीत युद्ध के नाम से जाना जाने लगा। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के राजनीतिक बोनार्ड बारेक ने किया। वास्तव में शीत युद्ध ना तो युद्ध अथवा सशस्त्र सैनिक संघर्ष की स्थिति थी, न ही ये शांति की स्थिति थी। ये बेचैन शांति की स्थिति थी। ये युद्ध ना तो गोले बारूद से, ना ही हथियारों से लड़ा गया। ये वाक संघर्ष, अखबारों, परंपरा विरोधी बयान, चालबाजी, राजनीतिक प्रचार द्वारा लड़ा जा रहा था। बार्नेट ने शीत युद्ध को गर्म शांति की संज्ञा दी। इसे प्रोपेगेंडा की लड़ाई भी कहा गया। अब हम देखेंगे शीत युद्ध के उदय के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध ने नाजी जर्मनी, फासिस्ट इटली और जापान को कुचलने के लिए कम्युनिस्ट रूस और पश्चिमी शक्तियों ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को एकजुट होने पर मजबूर कर दिया। परंतु युद्ध के दौरान ही रूस और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच संदेह और अविश्वास उभरने लगा। युद्ध के बाद तो अमेरिका और रूस ने खुलकर एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाने और क्रूर शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। रूसी खेमे और अमेरिका गुट के बीच शीत युद्ध के लिए प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। शक्ति के लिए संघर्ष। पहला पॉइंट ये है, शक्ति के लिए संघर्ष। दोनों महाशक्तियां अधिक से अधिक ताकत अर्जित करने और अपने प्रभावी क्षेत्र में वृद्धि कर रही थी। सोवियत रूस पूर्वी यूरोप में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था और पश्चिमी यूरोप में अमेरिका। याल्टा सम्मेलन। फरवरी 1945 में रूस के शासनाध्यक्ष स्टालिन ने यह स्वीकार किया कि युद्ध के बाद पूरे यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक सरकारें कायम करने का प्रयास किया जाएगा। शुरू में सोवियत संघ द्वारा इन देशों में मिलीजुली सरकारें स्थापित की गईं, जिनमें कम्युनिस्ट भी शामिल थे। लेकिन अभी 3 महीने भी नहीं देते थे अभी 3 महीने भी नहीं बीते थे कि इन सभी देशों में हंगरी, पोलैंड और रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया में अन्य पार्टियों को उखाड़ फेंका और उन पर कम्युनिस्टों का एक क्षेत्र स्थापित हो गया। यूनान के ज़्यादातर भाग पर रूस का ही कब्जा हो गया था और वहाँ कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित की गई। दूसरा है ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत। उपरोक्त घटनाक्रम से ब्रिटेन और अमेरिका विशेष रूप से चिंतित हुए। उन्होंने रूस के इरादों को भांप लिया था। अप्रैल 1945 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद हैरी ट्रूमैन अमेरिका के शासनाध्यक्ष बने। कम्युनिस्ट के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने यूनान
के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। इस हस्तक्षेप को उचित ठहराते हुए राष्ट्रपति ट्रूमैन 12 मार्च 1947 को कांग्रेस संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए ये कहा, जिन स्वतंत्र लोगों को सशस्त्र अल्पसंख्यकों के द्वारा भारी दबाव से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, उनकी मदद करना संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति होनी चाहिए। अब देखते हैं हम वैचारिक मतभेद। तीसरा पॉइंट है वैचारिक मतभेद। ये कहना गलत होगा कि शीत युद्ध सीधे सीधे धरती के लिए संघर्ष था और विचारधारा से इसका कोई संबंध नहीं था। वास्तव में दोनों महाशक्तियों के बीच गंभीर रूप से वैचारिक मतभेद थे। बहुत से इतिहासकारों और राजनीतिक विश्लेषकों तो ये शीत युद्ध का अनुभव 1917 से मानते हैं, जब रूस में कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी और पश्चिमी शक्ति, विशेषकर अमेरिका के वैचारिक मतभेद कभी समाप्त नहीं हो सके। पश्चिमी राष्ट्र लोकतंत्र, मुक्त अर्थव्यवस्था, धार्मिक सामाजिक आज़ादी के पक्षधर थे, जबकि रूस पूंजीवाद का उन्मूलन और सारे विश्व में कम्युनिस्ट क्रांति चाहता था। इस प्रकार दोनों महाशक्तियों के बीच गंभीर वैचारिक मतभेद विश्व की समाप्ति के बाद इन वैचारिक मतभेदों ने अमेरिका और रूस को एक दूसरे का प्रबल विरोधी बना दिया। विचारधारा का यह संघर्ष शीत युद्ध के रूप में उभर पड़ा। चौथा पॉइंट देखेंगे हम, आपसी अविश्वास और संदेह। अमेरिका के सोवियत संघ के खिलाफ सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि उसने याल्टा सम्मेलन का उल्लंघन किया है। रूस ने अन्य देशों में ही नहीं बल्कि अमेरिका और कनाडा में भी कम्युनिस्ट गतिविधियों को सहायता देना शुरू कर दी है। 1946 की एक सरकारी रिपोर्ट ने यह प्रमाणित किया कि कनाडा की कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ के भुजा के रूप में कार्य कर रही है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लिंटन चर्चिल ने अपने एक भाषण में ये कहा कि यूरोपीय महायुद्ध के स्वतंत्र राष्ट्रों और सोवियत रूस के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले राज्यों के बीच एक लोहे आवरण देखने को मिलता है, यानी आपसी गठजोड़ देखने को मिलता है। अब देखते हैं सोवियत संघ की शिकायतें अमेरिका के खिलाफ, पश्चिमी देशों के खिलाफ। पहले देखेंगे हम दूसरे मोर्चे का प्रश्न देखते हैं। 1942 में जर्मनी ने जब सोवियत रूस पर आक्रमण किया तो सोवियत नेता पश्चिमी देशों से जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध कर रहे थे ताकि जर्मनी के आक्रमण में कमी आ सके। पश्चिमी राष्ट्र रूस के अनुरोध को ये कहकर टालते रहे कि उनकी अभी तैयारी पूरी नहीं है। बहुत समय बाद 1944 में उन्होंने दूसरा मोर्चा खोला। तब तक रूस को भारी जनहानि पहुंच चुकी थी। उसके लाखों सैनिक हताहत हुए, यानी जख्मी हुए, मारे गए। मकान और कारखानों, अचल संपत्ति के नुकसान हुआ। इतना नुकसान हुआ कि उसका कोई अनुभव भी नहीं लगा सकता था। इससे यह संदेह जड़ पकड़ गया कि पश्चिमी राष्ट्र द्वारा जानबूझकर देरी की गई ताकि जर्मनी रूस को अधिक से अधिक हानि पहुंचा सके। दूसरे शब्दों में पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को टूटा, आहत या शक्तिहीन देखना चाहते थे। परमाणु बम के रहस्य को गुप्त रखना। अब 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा में अणु बम गिराया। ब्रिटेन और फ्रांस को
उसकी खबर दी। ब्रिटेन और फ्रांस को उसकी पूरी जानकारी थी, पर सोवियत संघ को इस बात से बिल्कुल अंधेरे में रखा गया। सोवियत संघ ने इसे विश्वासघात की नीति दी। जर्मनी और जापान के खिलाफ पश्चिमी राष्ट्र और रूस मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे थे। लेड लीज सहायता पर रोक। अमेरिका द्वारा लेड लीज अधिनियम के तहत रूस को जो सहायता दी जाती थी वह बहुत कम थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जब इस आंशिक सहायता को भी देना बंद किया तो सोवियत संघ और भड़क उठा। इन सब बातों से दोनों खेमों के गुटों के बीच आपसी अविश्वास का पता लगता है। यह अंधविश्वास दोनों पक्षों के बीच विरोध का प्रमुख कारण बना। ठीक है फ्रेंड, ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है, इसमें और कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे।